मैम आपको एक स्ट्रिक का मतलब अजीब सा नहीं लगता? मैम स्ट्रिक क्या? का मतलब, मैम स्ट्रिक का मतलब थोड़ा अजीब सा नहीं लगता? हाँ मतलब वो ठीक है ना, हमारा काम हो गया। अजीब तो है। देखो साक्षी, कल हमने जो पढ़ा था वो कार्बन रजिस्टर्स की कलर कोडिंग पढ़ी थी। तो उसकी कलर के सीक्वेंस को याद करने के लिए वी हैव दिस ट्रिक। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। ठीक है, दिस इज द ट्रिक। एक्चुअली उधर ना अपने पास 10 कलर्स थे। ओके, यस मैम। उन 10 कलर्स को का सीक्वेंस याद करने के लिए वी डिड दिस। अब आप देखो, इसमें बी 3 बार रिपीट हो रहा है और जी 2 बार, क्योंकि हमारे पास कलर्स में 3 कलर्स ऐसे हैं जो बी से शुरू होते हैं, ब्लैक, ब्राउन एंड ब्लू। तो आपको ना उस सीक्वेंस को ध्यान रखना है। तो उसको ध्यान रखने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ब्रिटेन में जो बी आ रहा है उसका मतलब ब्लू है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि यूजुअली अगर आप कोई ब्रिटिश पीपल इमेजिन करते हो तो ज्यादातर मतलब दे हैड दिस ब्लू आई, है ना, कलर ऐसा होता है जनरली। तो ब्रिटेन से ब्लू ऐसे याद रख सकते हो। बाकी ब्लैक ब्राउन आप एक सिंक बिठा लो अपने दिमाग में, वैसे याद कर लेना। दूसरा रिपीट हो रहा है जी वर्ड, एक ग्रेट और एक गुड। देखो ग्रेट में GRE ज्यादा सिमिलर है ग्रीन के, ग्रीन, ठीक है, ऑल्दो ग्रे भी बन सकता है बट ग्रीन, ठीक है। और इन द एंड यू गेट द ग्रे। ठीक, यस मैम। बस मैम ये जो गुड है ये ग्रे है ना? हाँ जी बेटा, आप वो वाले लेक्चर के नोट्स देखना, वो मैंने लिख रखा है कि दिस इज ग्रे एंड दैट इज ग्रीन। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का 4th लेक्चर है। आज हम करंट डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ को स्टडी करेंगे और लास्ट में बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस की। तो मेरा एक सजेशन है कि आज का लेक्चर तो कोई नहीं, लेकिन जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर हो उस नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप कैपेसिटेंस में, जब हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस पढ़े थे ना, उसको पढ़कर आना। तो ये वाला लेक्चर और अच्छे से आपको मतलब कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, ओके मैम। आज तो बेसिक्स ही रखेंगे, कल से एडवांस थोड़ा लेके चलेंगे उस लेक्चर को। सबसे पहली टर्म आती है करंट डेंसिटी। आई होप हम सबको अब तक तो क्लियर हो चुका होगा कि करंट क्या होता है। हमको पता है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है ना। एक अच्छा खासा हमने करंट के ऊपर डिस्कशन किया था कि ये इसका जो एडिशन है ये एंगल पे डिपेंड नहीं करता। आप चाहे 90 डिग्री पे वायर रखो दो, चाहे 30 डिग्री पे रखो, 60 डिग्री, हर जगह वो सेम ही आपको वैल्यू देगा, राइट। तो स्केलर एडिशन शो करता है, although it has magnitude and direction but it is not obeying the vector addition. Is that okay? यस मैम। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? नो मैम आ गई। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऐसी कोई क्वांटिटी है विच इज एसोसिएटेड विद करंट आल्सो एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यस, बिल्कुल हमारे पास एक क्वांटिटी है एंड दैट क्वांटिटी इज करंट डेंसिटी। एक सेकेंड, या तो आज हम पढ़ते हैं करंट डेंसिटी बेसिकली है क्या। तो एक बड़ी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि J इज इक्वल्स टू I बाई A। ठीक है, इट इज स्क्रीन तक हो रखी है। हाँ देखो, J इज इक्वल्स टू I बाय A। आई होप अभी तक आप सबको पता चल चुका होगा कि A यानी कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको 2D और 3D दोनों का बताया था गॉस लॉ के अंदर, याद है? यस मैम। हाँ, तो 2D में बताया था कि आप किसी भी तरफ नॉर्मल ड्रॉ करके उसको वेक्टर, यहाँ पे एरिया है। हाँ एरिया वेक्टर। तो ऐसा बताया था कि 2D अगर आपके पास कोई बॉडी है तो आप किसी भी डायरेक्शन में नॉर्मल को बनाओ
दैट कुड बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। लेकिन जब आप 3D बॉडी लेते हो तो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल ही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। रिमेंबर? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, तो आज क्या तो अब क्या करेंगे, मेरे पास जैसे कि सपोज एक सिलेंडर टाइप चीज है, ठीक है, यहां से करंट फ्लो हो रहा है, लेट्स से इस तरह से आई करंट जा रहा है, दिस एरिया इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ठीक है। आप कोई भी जगह से ले लो, ये जर्नल चाहो तो ये ले लो, हमने ये लिया एरिया, ठीक। अब यहां से करंट पर यूनिट एरिया कितना है वो निकालने के लिए वी यूज दिस करंट डेंसिटी एंड दैट इज आई बाय ए वेक्टर। कूल। थोड़ी कुछ चीजें मैं, अरे एक सेकंड यार, बच्चे आए ही जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ कुछ चीजें हम इसमें लिखते हैं। सबसे पहले जे क्या है? करंट डेंसिटी, और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन है। इज दैट ओके? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ठीक है, यस मैम। इज करंट डेंसिटी and it has same direction as current has, ठीक है। जैसे करंट की होती है उसी डायरेक्शन में जे वेक्टर होता है। ओके, अब एरिया वेक्टर क्या है? तो एरिया वेक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेकिन परपेंडिकुलर टू दी, current. ओके, ना 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 ऐसे, ये जो ए है खाली एरिया, जब मैं यहाँ पे ए वेक्टर लिखूं तब वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अगर मैं मैम खाली आपने एरिया एस की के बाद क्या लिखा है? एस डायरेक्शन एस। ज्यादा गंदा हो गया, करंट लिखा था। ओके मैम। मैम वो मेरे को एयर लग रहा था लिखा वो। ओके, ठीक है। एरिया जो है वो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, बट एरिया वेक्टर करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। क्या ये चीज समझ में आई? मैंने बोला भी जो Yes, ma'am. मैम करंट के पैरेलल ना। एरिया वेक्टर, ओके मैम। it is cross sectional area which is supposed to be perpendicular to the current flow. Hello, good evening, ma'am. Good evening बेटा, ठीक है। करंट की परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया आप कंसीडर करोगे, लेकिन जो एरिया वेक्टर होगा वो आप समझ गए ना, वो अगर परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर तो करंट की डायरेक्शन में आएगा ना, आया ना? यस मैम। यस मैम। यस। पक्का ना? Yes, किसी ma'am. को भी दिक्कत नहीं है ना इस चीज में? अगर हो तो बता दो भी। मैम ये ए और ए वेक्टर लेकर मेरे को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, यस तो मैम बेटा बता ये है एरिया, दिस इज एरिया ओनली, और ये क्या है? वेक्टर। जब आप ए के ऊपर वेक्टर वाला साइन बना दे तो वेक्टर क्वांटिटी होगी ना? है यस ना? मैम। मैम बस फिर वही ये तो, भी एरिया कहलाएगा, वेक्टर ए वाला भी? बेटा एरिया वेक्टर ही तो है वो। बस वो ये बता रहा है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए, और अगर आप एरिया लिख रहे हो सिर्फ एरिया, तो वो एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए करंट के। ओके मैम। ओके, क्योंकि आप लोगों को ये बात दिमाग में हमेशा रखनी है कि एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू दी सरफेस, यानी कि परपेंडिकुलर वो होता ही है सरफेस के, ठीक है। तो बात तो एक ही होगी ना, कोई दिक्कत? यस मैम। मैम आगे नो मैम। वाली सरफेस या फिर बीच वाली सरफेस की? देखो अभी तो ये करंट एक यूनिफॉर्म बॉडी है, तो आप किधर से भी ले लो, है ना? आप चाहे स्टार्टिंग वाला लो, बीच वाला लो, एंड वाला लो, सब में एक ही चीज आ रही है, राइट? यस मैम। एंड एंड से जब लेंगे तभी तो वो फिर पैरेलल होगा। क्यों? मैम उसकी सरफेस से अगर लेंगे फिर तो वो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा ना। मैं समझी नहीं आप क्या बोल रहे हो। ये करंट इस डायरेक्शन में है तो आप ऐसे ही तो कंसिडर करोगे, कहीं भी कर लो, राइट? ओके मैम। है ना? अच्छा, अब बात करते हैं एक जर्नल केस की। लेट्स से ये अपने पास कंडक्टर है, लेकिन ठीक है भाई, हाँ, ये अपने पास कंडक्टर है और मैं आपसे बोलूं कि ये रहा
करंट फ्लो होता हुआ, ठीक है। लेकिन आप एरिया कंसिडर करो, मतलब मैंने आपको जो एरिया दिया वो ये वाला दिया कि ये वाला एरिया है ए। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इट वुड लुक लाइक दिस एंड दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। अब बताओ मैम तो अब कैसे लिखोगे? साइन थीटा और कॉस थीटा ले लेंगे उसका। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वाला पार्ट लिखूं फॉर्मूले में? मैम ऊपर ऊपर वाले में ए कॉस थीटा और ये आई की डायरेक्शन वाला ए साइन थीटा। ठीक है, तो आप अगर मैं फॉर्मूला आपसे लिखने बोलूं तो आप क्या लिखूंगी? मैं जे वेक्टर इज इक्वल टू आई बाय ए का कौन सा वाला कंपोनेंट लिखूं नीचे? मैम ए वेक्टर कॉस थीटा। ए कॉस थीटा आएगा, क्यों? क्योंकि हमें वो क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखना है विच इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। यस और नो? यस मैम। यस मैम। पक्का ना? सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलो पड़ेगा। आप देखो इस वाले कंपोनेंट ये यहाँ से इस तरह से दे रखा है, दिस इज थीटा, दिस इज ए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए कॉस थीटा और इधर चला जाएगा ए साइन थीटा। हमको एरिया का वो कंपोनेंट लिखना है विच इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, और करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे ए कॉस थीटा। यहाँ से आप लिख सकते हो आई इज इक्वल्स टू जे डॉट जे इंटू ए कॉस थीटा। अब ये ए कॉस थीटा एक कंपोनेंट है ना एरिया वेक्टर का, तो यानी कि आप अगर इनको लिखना चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो। यस और नो? यस मैम लिख सकते हैं। बस हमारा आंसर आ गया। तो आई होप करंट डेंसिटी सबको समझ में आई होगी। आज जो हमारा मेन मतलब एक इंट्रोड्यूस हमने करी क्वांटिटी फर्स्ट टाइम, दैट इज करंट डेंसिटी। समझ में आता है? यस मैम। यस। अब ओम्स लॉ पे चले, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आज थोड़ा बहुत और देखते हैं कि कुछ और कंडीशंस इसमें है कि नहीं। तो ओम्स लॉ के नाम पे कोई एक मुझे स्टेटमेंट सुना दो जल्दी से, कोई भी बच्चा जिसको भी याद हो। मैम ओम्स तो ये कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है कंडक्टर के अक्रॉस वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वेरी गुड। तो यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ क्रॉस होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, यानी कि आपका कहने का मतलब ये था सौम्या, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली, एक सेकेंड मैम नहीं सही चल गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, है ना? यस मैम। ठीक है। अब इसमें ना हम एक चीज लगानी भूल जाते हैं, और शायद अब आप वो समझ सकते हो कि वो ऐड करना क्यों जरूरी है। देखो आपको पता है ना, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो चीजें चेंज हो जाएंगी, है ना? Yes. तो आपको ना Yes, अब से एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मतलब ये वाला स्टेटमेंट तब वैलिड होगा जब ये कंडीशंस भी आप मानोगे, ठीक है? अगर सारी फिजिकल कंडीशंस सेम रहे तो, ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम। सेम। अब ऑल फिजिकल कंडीशन से मतलब क्या हुआ अपना, जैसे कि टेम्परेचर, है ना? मतलब और भी चीजें आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हो जो मतलब रिजल्ट्स को वेरी कर रही हैं, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, ठीक है? समझ लो कुल मिला के जो भी जिस भी कमरे में आप प्रैक्टिकल कर रहे हो उसकी कंडीशंस थ्रू आउट द प्रैक्टिकल सेम रहे, तब ऊपर वाली चीज बिल्कुल ओके रहेगी। इज दैट ओके? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तभी हम लोग लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और जब हम इसका ये वाला साइन रिमूव करके कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं देन दैट कांस्टेंट इज आर, ठीक है, विच इज नोन एज रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है, अपने को पता है इतनी चीजें, समझ में आता है? यस मैम। यस मैम। बेटा ये जो आपके सामने अभी लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अगर अब स्केलर लिखा है मतलब इसकी कोई वेक्टर फॉर्म भी होती होगी, वरना फिर क्यों ही लिखते स्केलर? मैम तो आई की जगह फिर वो जे वाली टर्म। एग्जैक्टली।
अभी मैं बताती हूँ उसको भी याद करने की, मतलब याद क्या करना है वैसे तो खुद ही तुम्हें याद हो ही जाएगा, बट स्टिल उसकी भी एक ट्रिक है। अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ मतलब प्लॉट करूं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, तो कुछ ऐसा आएगा ना, मैम स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग। स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पर अगर आप थीटा निकालो तो दिस स्लोप which is equals to tan theta and that is equals to y upon x. Is that okay? Right? इसी को आप क्या बोलते हो, r बोलते हो ना। और देखो ये स्लोप हर जगह कांस्टेंट है ना, तो ये रेसिस्टेंस हो गया which is going to be constant. कोई इशू किसी को? नो मैम। मैम ये ग्राफ वाला एक बार बता दीजिए। ओके देखो ग्राफ पे हमने क्या किया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का ग्राफ प्लॉट किया। और ये ना पता है एक्सपेरिमेंट कराया जाता है बच्चों को, तो आप अगर एक्सपेरिमेंट करने मिला आपको, आप v वेरी करोगे तो i वेरी होगा, ठीक है। फिर आप उनको एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओगे, v i की 10 20 जितना ज्यादा रीडिंग लोगे उतना ज्यादा एक्यूरेट और क्लियर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। आपसे सपोज 10 रीडिंग ली, आपने उन 10 डॉट्स को प्लॉट करो, आप देखोगे कि आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। ओके मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करा होगा। चलो बेसिक था, समझ में आता है। क्या बोल रहे हो? मैम ऊपर वाली स्लाइड दिखा दीजिए। अच्छा ये वाली प्राप्त नहीं होने देते। अरे पता प्रैक्टिकल्स में और मजा आता है। मैम करवाए तब ना। कभी तो करवाएंगे, 12th का बोर्ड देना है तुम्हें। यस मैम, इसके ऊपर वाली भी एक बार दिखा देना मैम। हाँ जी बेटा। मैम वीडियोस भेज देता है प्रैक्टिकल्स की भी। यस तो मैम तुम हो दिल्ली गया। के सरकारी स्कूल में हो ना, भेजते नहीं हो तुम अरविंद केजरीवाल जी को? नो मैम, हमारी मैम तो कराती है। यस मैम, हमारी मैम भी करवाती है। मिस्टर केजरीवाल की जगह पे होके अगर स्कूल्स में दिक्कत आ रही है तो गलत बात है। वो इंसान स्कूल तो इतने बढ़िया चला रहे हैं। चले आगे लिखे हैं। मैम हो गया। यस मैम। अब बात करते हैं ओम्स लॉ का। ये बेसिक डिस्कशन ठीक है, सही है। अब बात करते हैं ओम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की। मैम Proof एक भी सेकंड, देंगे। ये ऊपर वाला नहीं लिखा, इसके ऊपर तो जस्ट है। यस मैम। ये वाला ठीक है। यस मैम। अच्छा आपको एक एक्सप्रेशन याद है वो ये वाली? यस मैम। ठीक है ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है I इज इक्वल टू V ना। हाँ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या एक्सप्रेशन थी, याद हो तो? मैम I बाई E N। नहीं ना वो वाली नहीं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस। EV अपॉन मैम माइनस CE बाय M टाउ I ऐसे। टाउ बाई M। आगे चलें बेटा। बाय M टाउ। यस मैम। ओके आई गेस ये वाली एक्सप्रेशन सबको याद होगी। हमने इस पे कई लेक्चर नहीं मतलब पिछले लेक्चर कर लिए हैं। I इज इक्वल्स टू VDE NA। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेटा एक्सप्रेशन आपने पढ़ा होगा EV टाउ अपॉन ML, याद है? ये भी हमने बकायदा डिराइव किया है, ठीक है। बिल्कुल निर्भय, वो लगने भी चाहिए है ना। प्रैक्टिकल्स में आप वो चीजें सारी खुद से देखते हो लाइक अगर हम लोग ऑप्टिक्स तक पहुंच पाए साथ में, जो कि पूरा उम्मीद है पहुंचेंगे, तो मैं ना वेव ऑप्टिक्स में एक चीज आपको करने को बोलूंगी। आप देखना घर पे बैठकर आप डिफ्रैक्शन देख पाओगे, मजा आएगा, ठीक है। अब आप एक काम करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो I इज इक्वल्स टू EV टाउ अपॉन ML राइट इनटू ENA। इज दैट ओके? थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिएगा तो यू विल गेट NE स्क्वायर A अपॉन ML एंड हियर टाउ और ये आ गया V। यहां से आप V बाय I का वैल्यू निकाल सकते हो क्या? V बाय I का वैल्यू तो ये आ जाएगा ML अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ आएगा।
Yes, ma'am. V by I होना क्या चाहिए? मैम R होना चाहिए। Resistance. तो देखो रेसिस्टेंस की यही तो वैल्यू हम पढ़ रहे थे अभी तक, यही तो कर रहे थे। अरे ऐसे भूलो मत, कल का लेक्चर में इसी पे तो किया था रेसिस्टिविटी पे। यस मैम। Yes, ma'am. अब आप ध्यान से देखो, यहाँ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, क्रॉस सेक्शनल एरिया और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब ये सारी चीजें या तो कांस्टेंट हैं या इनमें ऐसी टर्म्स हैं जो कांस्टेंट रहेंगी जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, रेजिस्टेंस इज दैट कांस्टेंट व्हिच ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू वेरी करेगा, ठीक है। और किस किस केस में कैसे कैसे करेगा उसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर बनाया है। इज दैट ओके? यस मैम। Yes, ma'am. ध्यान रखना ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है। देखो आप यहाँ पे बिल्कुल ये बात कह सकते हो कि L इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा एज पर द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, लेकिन अपॉन में एरिया भी है, तो एरिया भी वही काम करता है ना, वो भी वही वेरी करेगा। तो ज्यादातर ना ज्यादा फर्क आता नहीं है इस फैक्टर से, बट हाँ ये एक चीज आप अपने माइंड में रख सकते हो। जो आप लोग कल बोल रहे थे ना, हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो हमने इनको डिस्कस नहीं किया था, हमने एन और टाउ को डिस्कस किया था। तो उसका रीजन क्या था कि एल और ए जो है वो दोनों साथ में वेरी कर रहे हैं, तो नेट इफेक्टिव ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो ये भी वेरी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कट भी जाएगा ना वो चीज। इज दैट ओके? यस मैम। अब बात करते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, अभी तक आपने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू आई आर। मैं अभी सिर्फ आपको मतलब एक लाइक तरीका बता रही हूँ कैसे आप वेक्टर फॉर्म याद रखो, क्योंकि ये वाली चीज तो हमको याद है ना। अगर किसी को ये भी याद नहीं है तो एक अलग विषय रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस से एसोसिएटेड वेक्टर कौन सा है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड। यस मैम। Yes, ma'am. करंट से एसोसिएटेड वेक्टर कौन सा है? मैम करंट। करंट डेंसिटी। अब जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया, करंट चेंज किया, तो आर को भी उससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी पे चेंज कर देते हैं, रो। बेटा यहां से आपको मिलेगी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। इसको थोड़ा सा ओके, इसको हम थोड़ा सा ना लाइक चेंजेस कर देंगे इसमें, एंड देन यू विल गेट द वेक्टर फॉर्म। एक सेकेंड। राइट, दिस इज व्हाट रेसिस्टिविटी। बेटा आपको कंडक्टिविटी का कोई आइडिया है? यस मैम 1/ρ का। बिल्कुल, इसका अपोजिट होता है कंडक्टिविटी। अब जिस हिसाब से आपके पास रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी क्या है? बेसिकली रेसिस्टेंस क्या होता है? ऑब्स्टिकल जो करंट के फ्लो में है। तो कंडक्टेंस क्या हो गया? ईज, जिससे करंट फ्लो कर सकता है ना। तो नेम ही बता रहे हैं हम कि दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई हमको कंडक्टिविटी चाहिए, तो कंडक्टिविटी कुड बी दी 1/ρ। अब हम एक काम करते हैं, यहां से इसको ऐसे लिख देंगे, जे वेक्टर इज इक्वल्स टू ई वेक्टर अपॉन रो, यानी कि सिग्मा ई वेक्टर। तो बेटा यही होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ, व्हिच इज जे वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा ई वेक्टर। ठीक है? Yes, अब ma'am. इसको ऐसे तो खुद से याद रख सकते हो, यहां तक ले जाना बहुत बड़ी बात है नहीं, कोई दिक्कत? नो मैम। Magic happen. क्या बेटा? मैम मैजिक हो गया स्क्रीन पे। अच्छा ओके, डन। Yes, ma'am. नोट कर रहे हो अभी या आगे चले? Yes, ma'am. ये हो गया, इसके ऊपर वाला रह गया। हाँ एक बार ये कर लो, मुझे बता दो कि ये वाला। नहीं मैम, इसके ऊपर। मैम इस वीक किस चीज का टेस्ट होगा? बेटा अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। नेक्स्ट वीक होगा। यस मैम इस वीक नहीं।
अच्छा, ये तुम्हें पता, ये तुम्हें कैसे पता चला? चीनू मैम बता रही मैम मैंने गलती से ना कैटलिस्ट का टेस्ट दे दिया था। हाँ मुझे पता चला। कोई नहीं, मैं बात कर लेती हूँ। ओके मैम। नेक्स्ट टाइम ना। मैम इस वीक कोई टेस्ट नहीं है ना? नहीं बेटा, इसलिए सारे नहीं होगा फिर। टेस्ट में कैटलिस्ट ही लिखा होता है, जितनी बार भी लिंक आता है, कैटलिस्ट जब को हम लोग को कैटलिस्ट ग्रुप में आता है ना लिंक। हाँ, जब हम लोग को ग्रुप में आता है उसमें कैटलिस्ट होता है। एक बार मैंने भी छोड़ दिया था ये सोच के, फिर मैम ने मुझे बोला था कि सेम ही आता है ये फोटोन और कैटलिस्ट का। नहीं तब नहीं नहीं, फोटोन और अल्फा का सेम आता है बेटा। अल्फा और फोटोन इन दो बैचेस का सेम आता है, कैटलिस्ट का अलग आता है। तुम लोग कैटलिस्ट का देते आ रहे हो अब तक सारे? नहीं, हमारे ग्रुप पे जो आता है ना उस पे कैटलिस्ट ही लिखा रहता है। भावना, एक बार ये अपना ग्रुप और वो मैसेज प्लीज अगर मिले तो स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजो, अपना ग्रुप नंबर जो भी है, और ठीक है, और स्क्रीनशॉट उस मैसेज का। ओके मैम। इसीलिए ना जो ना कैटलिस्ट मेरे को समझ क्या बेटा? वाले का होता है ना, मैम स्लाइड नीचे कर दीजिए। देखो एक सेकेंड, ऐसा होता है कि अल्फा और फोटोन दोनों का एक आता है और उसके बाद कैटलिस्ट का अलग आता है। तो आप लोगों को अल्फा या फोटोन अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो देना चाहिए, कैटलिस्ट वाला नहीं। एक बार मैं देखती हूँ वाली चीज, भावना मुझे भेज देना, ठीक है? मैम कैटलिस्ट का डिजाइन इजी होता है क्या? हाँ बेटा। डन, चले आगे। यस मैम। यस यस मैम। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे ये वाली टर्म पढ़ी है ना कि v बाय आई इज इक्वल्स टू दिस थिंग, ठीक है? इसको एक बार फिर से लिखते हैं। v बाय आई क्या दे रखा था? m l n e स्क्वायर टाउ और a, यही था। मैम स्क्रीन स्टक है। ओके हाँ मैम विजिबल है। ओके, v बाय आई का ये वैल्यू दे रखा था, ठीक है? अब इसमें एक बात बताओ, क्या आपको ये वाली चीज याद है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस अगर सोचो कंडक्टर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है, आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है, एल इसकी लेंथ है, तब मैं यहाँ पे क्या ये लिख सकती हूँ कि E इज इक्वल्स टू V बाय एल। स्क्रीन स्टक है। स्क्रीन स्टॉक करो। ओके ओके ओके, ठीक है। तो V और I ये वाला चीज है, क्या आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड को एक साथ लिख सकते हो एसोसिएट करके? हमको पता है क्या ऐसा कुछ फॉर्मूला? बोल दो, सेकंड चैप्टर है पूरा। यस मैम। तो क्या है वो रिलेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का? क्या? T is equal to PV by DR। तो वहां से क्या ऐसे लिखा जा सकता है? यस मैम। यहाँ पर अगर मैं V बाय एल एक साथ ले आऊं, m अपॉन एन ई स्क्वायर चाओ a, और इधर I रहने दें, तो यहाँ पे E मिल गया ना? यस मैम। है ना? m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ और I बाय a से J मिल जाएगा। यस मैम। देखो ये रहा ना I बाय a, ठीक है? मैम तो क्या बची रो हो जाएगी। एग्जैक्टली। और यहां से आप इसको कैसे लिख सकते हो बेटा कि J इज इक्वल्स टू अगेन उसी फॉर्म में E बाय रो और सिग्मा, हाँ, और इसको आप क्या लिख सकते हो? सिग्मा E। चलो, तो ये आपके पास बेसिकली प्रूफ आ गए। तो जो बच्चे बोर्ड का थोड़ा बहुत भी पर्सपेक्टिव दिमाग में रखते हैं,
वो बच्चों के लिए यहाँ से है। बाकी आप इसका प्रूफ स्टार्ट कर सकते हो, आई इज इक्वल टू इस चीज से, है ना। यहाँ से आप यहाँ पर आए हो तो वहां से स्टार्ट कर देना, जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है। अभी दिखा रही हूँ बेटा, एक मिनट। इससे नेक्स्ट स्लाइड देखो। दिस वन ना? यस मैम। ओके। अच्छा एक बात बताओ कि सारे ही कंडक्टर्स ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं, मतलब फुलफिल करते हैं ओम्स लॉ को, मतलब फॉलो करते हैं? नो मैम। और जो करते हैं क्या वो हमेशा करते रहेंगे? मैम एक स्लाइड ऊपर फिर आपने फिर से पूछ लो। मैम वो टेम्परेचर के अनुसार करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कुछ नॉन ओमिक कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स कुड बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, ओमिक एंड नॉन ओमिक। और ओमिक वो कंडक्टर्स होंगे जो इसको फॉलो करते होंगे, और नॉन ओमिक वो जो नहीं करते होंगे। ठीक है, तो एक बात देखो, कोई भी ओम्स लॉ है, जैसे मतलब कोई भी कंडक्टर है अगर ओमिक है भी वो, तो क्या होगा कि अगर बहुत ज्यादा आप करंट हाई कर दो, वेरी हाई करंट, तब क्या L बाय A ये वाली चीज कांस्टेंट रह पाएगी? तब क्या N और टाउ कांस्टेंट रह पाएगी? क्योंकि टेम्परेचर वेरी कर जाएगा ना, जब बहुत ज्यादा करंट आप फ्लो करा दोगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वी नो दैट। ठीक है, ओके, इतना पता है तो आगे चलते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर्स, एक ग्राफ बनाती हूं I और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे गया एक पॉइंट तक, और उसके बाद इस तरह से। तो आप देख रहे हो एक पॉइंट तक तो वो लग रहा है कि ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, लेकिन उसके बाद कर्व आ गया, वहां पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा। अगर ये ऐसे ऐसे चला जाता तो ओम्स लॉ फॉलो होता रहता है एंड तक। ठीक है, अगर कंडक्टर्स में, ध्यान से सुनना, कंडक्टर्स एट वेरी हाई करंट क्या नहीं करते? डू नॉट फॉलो, हाँ, डू नॉट फॉलो दी ओम्स लॉ। इज दैट ओके? यस मैम। एक बार ये लाइन रिपीट कर दीजिए दोबारा। मैंने कहा कि अगर करंट बहुत ज्यादा है तो एक बात बताओ, टेम्परेचर वेरी कर जाएगा ना। टेम्परेचर वेरी करके तो आपको पता है रेजिस्टेंस इज नॉट इज अ कांस्टेंट व्हिच डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। फिजिकल कंडीशंस में रेजिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ओम्स लॉ की यही कंडीशन थी, यस और नो? यस मैम। है ना। तो अगर आपने कंडक्टर का करंट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, वो इस तरीके का कर्व शो करेगा, वेरिएशन शो करेगा। मतलब वेरिएशन, समझ रहे हो ना, यहाँ से डेविएट हो गया ये डेविएशन क्यों आया? क्योंकि बहुत ज्यादा करंट बढ़ चुका होगा, राइट? यस मैम। ठीक है, एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं तुम्हें। उस एग्जाम्पल को हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। कब करेंगे? 12th, अभी जो हम अपना 12th पढ़ रहे हैं इसके एंड में करेंगे। ठीक है, एक सेकंड, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। और उसमें भी एक बड़ा फेमस सा ग्राफ आप पढ़ोगे, पीएन डायोड। ठीक है, पीएन डायोड का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। मैम पीएन क्या है? क्या है ये? एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। डायोड मतलब ये सर्किट एलिमेंट है बेसिकली। रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस, इन सब के अलावा भी बहुत सारे सर्किट एलिमेंट्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स इज द प्रेजेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो कर पाई है ना ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेमीकंडक्टर। बहुत मजेदार चैप्टर है जब हम पढ़ेंगे। ये जो वाई एक्सिस है ना, इसकी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे करंट होता है मिली एम्पियर में, और इसकी नेगेटिव वाई एक्सिस में करंट होता है माइक्रो एम्पियर में। ठीक है मैम, विजिबल हो गया सब कुछ। ओके ओके, अभी दिख रहा है? मैम इनका रेजिस्टेंस भी थोड़ा थोड़ा कांस्टेंट होता है ना सेमीकंडक्टर वालों का? क्या बेटा, एक मिनट रुको जरा। अभी अभी विजिबल है? देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है वहां पे मिली एम्पियर में करंट है,
और जो नेगेटिव वाई एक्सिस है उधर माइक्रो एम्पियर में करंट है, जो यहाँ वोल्ट है वो नॉर्मल वोल्ट्स में है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं। इस तरीके का एक ग्राफ होता है। अब इसमें दो टर्म्स होती हैं। देखो स्टार्टिंग में ना इसमें करंट नहीं जा रहा होता और अचानक बढ़ता है और इस तरह से बढ़ता है, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक करंट नहीं है और फिर अचानक बढ़ता है। ये जो रेड वाला ग्राफ मैंने दिखाया है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। अब बायसिंग समझ में आता है ना, बायस होना, बोलते हो ना कि ये वाली टीचर उसके लिए बायस है, ये वाला, या मम्मी पापा तो खैर बायस नहीं होते, पर ऐसा कुछ कभी बोलते हो तुम, तो बायसिंग का मतलब एक तरफ ज्यादा हो, झुकाव होना, ठीक है। तो फिलहाल वैसे समझ लो अभी तो। और इसी का एक होता है कुछ, एक मिनट ज्यादा गंदा बन गया, इस तरीके से, इसे बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। तो ये जो आप अभी ग्राफ देख रहे हो ना अपने सामने, इसको बहुत डिटेल से इसकी हर चीज को हम स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर्स में, लेकिन ये एक एग्जांपल है नॉन ओमिक कंडक्टर्स का, बड़ा फेमस एग्जांपल है, बड़ा फेमस ग्राफ है ये। यहाँ पर आप देखो वी और आई के बीच कैसा नहीं, लीनियर रिलेशन नहीं है, राइट। मैम ये पीएन डायोड एक मतलब एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, पीएन डायोड एक इंस्ट्रूमेंट है। इट लुक्स लाइक दिस ग्राफिकली, मतलब जब बनाते हैं तब, ठीक है, वो सिंबॉलिक फॉर्म में। आपकी सर्किट्स होते हैं ना, कभी आपने देखा है कोई भी इंस्ट्रूमेंट तोड़ो, मतलब तोड़ना नहीं, अगर टूटा है तो उसको देख लो, एक ग्रीन ग्रीन सा कुछ होता है ना, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें लगी होती हैं, वहां पे डायोड भी होती है। अच्छा एलईडी का सुना है, एलईडी सुनी है? यस मैम। दिस इज लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, दिस इज लाइट एमिटिंग डायोड। ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, ट्रांजिस्टर पढ़ोगे, खैर वो मैं ऐसे कुछ अभी हम शो ऑफ नहीं करते क्या हमें क्या क्या पढ़ना है, काफी प्यारी चीजें हैं ये, बट ये सिर्फ यहाँ पे मैंने इसलिए बताया क्योंकि सेमीकंडक्टर्स आर नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। इज दैट ओके? और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि रेजिस्टेंस लगातार वेरिएबल है, वेरी करे जा रहा है, राइट? यस मैम। चलो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक? पहले ये बता दो। नो सर, नो मैम। एनीवन? नो मैम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हो, है ना। अभी आपने रिसेंटली कैपेसिटेंस वाले केसेस में, सही बता रही हूँ, इस लेक्चर का ना 90% आपने रिवाइज कर रखा है ऑलरेडी, मतलब पढ़ लिया है। उसको आप रिवाइज करके आओगे ना, कल का लेक्चर आपको ऐसा मस्त चमकेगा कि मजा आ जाएगा आपको। मुझसे पहले क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल के दोगे आप। रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन की बात करें तो हम सबको पता है कि भाई यहाँ पर दो ही कहानी बनती है, एक बनती है सीरीज कॉम्बिनेशन की, एक बनती है पैरेलल कॉम्बिनेशन। वैसे आपको अब तक आइडिया हो चुका होगा कि जब भी कॉम्बिनेशन के सर्किट आते हैं तो यूजुअली आप क्या करते हो कि एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हो और उस पे चीजें अप्लाई करते हो, फिर सेपरेटली डील करते हो, बराबर करके रख देते हो, यस मैम, है ना। ब्रॉडली अगर इसको मैं डिस्कस करूं तो आप लोगों को शायद याद ही होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का सम आता है इस तरह से, राइट। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपको 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 काइंड ऑफ देखने मिलता है, है ना। अब इसको डिटेल क्या है वो चीजें पढ़ लेते हैं एक बारी। आई नो काफी बेसिक है, आपको हो गई कि आपको पता ही है ऑलरेडी, बट स्टिल थोड़ा सा सब्र रखकर पढ़ लेना, ठीक है। ऐसे सोच लो हमारे पास R1, R2, R3 3 रेसिस्टेंसेस इस तरह से कनेक्टेड हैं, इनके अक्रॉस मैंने आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया। देखो कोई भी सेल बनाते हो उसका ये वाला एंड कौन सा होता है? अभी तो खैर कुछ पता ही चलो, हो सकता है मैं ऐसे बना देती हूँ, पर चलो ठीक है। अगर ऐसा तुम्हें दिखता है तो उसमें एक छोटा एक बड़ा होता है, तो छोटे वाले को तुम हमेशा पॉजिटिव बोलते हो, दैट्स वो, बड़े वाले को पॉजिटिव बोलते हो, दैट्स गुड। तो इसको ना ऐसे भी समझ सकते हैं कि बड़ा है साइज में, यहाँ पे हायर पोटेंशियल होगा, बड़ा मतलब हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा है साइज में मतलब लोअर पोटेंशियल मतलब नेगेटिव टर्मिनल, राइट।
बस एक और तरीका था उसी चीज को देखने का, ऐसे मैंने बता दिया। यहां से आई करंट फ्लो हुआ इस तरह से और वापस इस सेल को आई करंट मिल गया, क्योंकि बड़ा बेसिक सा लॉजिक है कि आपने पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट विथड्रॉ किया है नेगेटिव टर्मिनल को उतना ही करंट आपको रिसीव कराना होगा, राइट। इस बात को ध्यान रखना। अभी 2 से 3 लेक्चर बाद हम किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे और वहां पे ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट होगा करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हम क्या पढ़ेंगे? किरचॉफ लॉ। मैम ये एक बार करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला आपने जो किया है बता दीजिए। मैंने ये कहा कि आप पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकालते हो, विथड्रॉ करते हो, उतना ही करंट आपको नेगेटिव टर्मिनल को देना पड़ता है। तो मैंने यहाँ से आई करंट विथड्रॉ किया, देखो यहाँ से आई करंट विथड्रॉ किया जो पूरे सर्किट में घूमा, लेकिन इन द एंड नेगेटिव को आई करंट मिलना चाहिए। समझ रहे हो ये बात? यस मैम। अभी तो यहाँ पे कोई और डिविजन, कोई ब्रांच है ही नहीं, तो नॉर्मली यही सर्कुलेट करता है। बट अगर हो तो अच्छा, कोई सर्किट कोई रेसिस्टेंस सेम करंट अगर शेयर करते हैं, मतलब सेम अमाउंट ऑफ करंट वो है उनके पास, तभी हम बोलेंगे कि वहां सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि करंट इज सेम फॉर ऑल रेसिस्टर्स, राइट। अब सोचो अगर सभी का रेसिस्टेंस आर होता, ठीक है, आर आर आर, इन दैट सिचुएशन सभी का वी भी सेम होता, क्योंकि आई तो ऑलरेडी सेम है, आर आपने सेम कर दिया तो वी को तो सेम होना पड़ेगा, राइट। बट आपको पता है वी ही एक चीज है जो डिफर भी कर सकती है, तो आप ऐसे लिख सकते हो वी कैन बी डिफरेंट फॉर ईच रेसिस्टर। मैम अगर पोटेंशियल डिफरेंट होगा वो तो पैरेलल वाले केस में होता है ना? सेम वाला, हाँ बिल्कुल, पैरेलल वाले केस की वो मस्ट कंडीशन। सीरीज में नहीं होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल तो सेम वहां करंट वहां डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं तो अभी बस ये कह रही थी कि व्हाट इफ ये सारे इक्वल रेसिस्टेंसेस होते, अब करंट ऑलरेडी सेम है, रेसिस्टेंस भी सेम, तो ऑब्वियसली इनके बीच इक्वलिटी को होल्ड करने के लिए वी को भी सेम होना पड़ेगा ना। यस मैम। ठीक है, चलो ये दो तो हो गई इनकी पहचान। अब एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। कोई इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा दिख रहा होगा ना, सारे सर्किट्स को, सारे रेसिस्टेंसेस को हटा दो, एक इक्विवेलेंट सर्किट लगाओ, सॉरी रेसिस्टेंस लगाओ, यहाँ पे पोटेंशियल वही पॉजिटिव नेगेटिव, करंट आई, वापस करंट आई। अब आपको देखो यहाँ से क्या दिख रहा है, V का वैल्यू कितना दिख रहा है, I इंटू आर इक्विवेलेंट ना। यस मैम। यहाँ पे जो V का वैल्यू था, ये V का वैल्यू तीनों रेसिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लेट्स से V1 इसको मिला, V2 इसको मिला और V3 इसको मिला। तो कॉन्सेप्ट तो यही बोलता है ना कि V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यस मैम। बस ठीक है, यहाँ पर इसको ऐड यहाँ पे लिख देते हैं ये वाली चीज। B की जगह आप I R इक्विवेलेंट लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि किसी को दिक्कत ना हो। वैसे मुझे पता है काफी बेसिक सी चीज आपको आती होगी, बट स्टिल आप V1 को क्या लिख सकते हो, बोल दो। मैम क्या V1 की जगह क्या लिखूं? IR2। ठीक है, I कॉमन लिया और देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिल गया R1 प्लस R2 प्लस R3। यही तो होता है रेजिस्टेंस वाला। यस और नो? अब इसकी क्या क्या बातें आपको याद रखनी है कि करंट सभी रेजिस्टेंस के लिए सेम है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है और R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने भी उसमें रेजिस्टेंसेस है। इज दैट ओके? मैम जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था सीरीज और पैरेलल, मैम वो कैपेसिटर के लिए था ना? हाँ वो उल्टा है, अपोजिट है दोनों फॉर्मूले की। बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। इसमें I डिफरेंट रहता है, V सेम रहता है। हाँ जी बेटा, कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पर R1, यहाँ पर R2, यहाँ पर R3 और लेट्स से इसके अक्रॉस हमने एक सेल कनेक्ट किया which has potential difference V,
यहाँ से आई करंट फ्लो हुआ। अब इसके पास तीन रास्ते हैं। स्टक हो गई है। ओके, तो बेसिकली इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपने एक वी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है, आई करंट है, उसके पास तीन रास्ते हैं, एक में I1 गया, एक में I2, एक में I3, बट इन द एंड यहाँ से सब कुछ क्लब भी वापस होकर इसको क्या दे देगा, आई करंट दे देगा, राइट, ताकि आपने सेल से जितना करंट लिया था वापस उसको उतना दे पाओ। अब इन सारे पॉइंट्स पे आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, भाई यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है ना, पॉजिटिव से यहाँ पे V मान लो, इधर 0 मान लो, पोटेंशियल सेम है ना। सही है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर इसकी कुछ कुछ बातें लिख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है हमको जो पता चली है कि V इज सेम फॉर ऑल रेसिस्टर्स, ठीक है। अब V सेम है, रेसिस्टेंस अगर डिफरेंट है तो वो क्यों होगा, क्योंकि करंट डिफरेंट होगा। अब एक बात बताओ, जितना करंट सेल से निकला वही तो टोटल डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, जितने भी रास्तों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी, कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है, एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं बेटा। देखो कुछ ऐसा दिखेगा, आर इक्विवेलेंट, V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट निकाला, वापस कर दिया। यहां से I की वैल्यू कितनी आ रही है, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं उस चीज को। यहाँ मिल जाएगा आपको V अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन लेके काट दिया तो आपके पास बचा 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 और प्लस 1 बाय R3। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नो मैम। नो मैम। मैम मेरे को एक चीज पूछनी थी मैम, जैसे कैपेसिटर में जो पैरेलल वाले हम क्वेश्चंस करते थे, तो मैम उसमें व्हीटस्टोन का भी यूज होता था, मतलब कि जहाँ पे इक्वल रहता था वहाँ पे व्हीटस्टोन आ रहता था, तो मैम इसमें भी ऐसे ही होगा क्या कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब ऐसे होगा मैम अब जितने पैरेलल वाले केस होंगे उन सब में ऐसा होगा। हाँ बट आपको पता है ना, यहाँ पे डीलिंग, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, डीलिंग चेंज होगी बस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला डिफरेंट है, ठीक है, बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब एक चीज बताती हूँ, मैंने आपको कैपेसिटर के लिए भी बताया था कि अगर आपके पास 2 रेसिस्टर्स है, इन दैट केस अच्छा होगा कि आप आर इक्विवेलेंट को इस वाले तरीके से निकाल दो, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अगर आपके पास 2 रेसिस्टर्स हैं और वो दोनों रेसिस्टर्स इक्वल हैं, मतलब R1 इज इक्वल्स टू R2 एंड लेट्स से दे आर इक्वल्स टू R, ठीक है, तो उन दोनों रेसिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट आएगा R/2 आएगा। अगर आपके पास 3 है रेसिस्टर्स, तब R इक्विवेलेंट R/3 आएगा। यानी कि अगर आपके पास n रेसिस्टर्स हैं और सब, ध्यान रखना कब, जब ऑल आर इक्वल टू ईच अदर, in that situation you will get equivalent resistance is equals to R by N। ठीक है, चलो क्वेश्चन करें। यस मैम। बड़ा बेसिक से क्वेश्चन है। पहले ये कह रहा है आपको करंट और पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है अक्रॉस बोथ रेसिस्टर्स 2 ओम और 4 ओम, इन दोनों के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट निकालना है। फटाफट से निकाल के बताओ मैम। 2 ओम। हाँ, एक सेकेंड, मतलब मैं ना टाइम नहीं दूंगी बिल्कुल, मेरे साथ। मैम निकल गया। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल दिया? यस मैम निकल गया। चलो बाकी बच्चे भी बताओ। बताएं। नहीं एक सेकंड, बाकियों का भी हो गया क्या? यस मैम। यस मैम हो गया। अब बता दो मैम। करंट 2 एम्पियर और 2 वोल्टेज है, एक 4 वोल्ट और एक 8 वोल्ट।
मैम 4 वोल्ट वाला 2 ओम वाले रेजिस्टर का है और 8 वोल्ट वाला 4 ओम वाले रेजिस्टर। ओके चलो देखते हैं। देखो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव हमको बोला था कि करंट निकालो और पोटेंशियल ड्रॉप निकालो अक्रॉस ईच रेसिस्टर। ठीक है, हमने यहाँ से करंट निकाला आई लेट्स से, अब वो इस पूरे सर्किट में फ्लो करा होगा, यहाँ से सेम करंट फ्लो हुआ, तो इससे तो हमें ये पता चला कि दोनों सीरीज में है। ठीक है, अगर आप इनका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते तो कैसे दिखता, 2 और 4 का 6 ओम दिखता ना। यस मैम। यस मैम। और यहाँ पे 12 वोल्ट का बैटरी सेल है आपके पास, बेटा करंट कितना आएगा, V by R। यस मैम। मैम 2 ओम आ जाएगा, 2 आएगा, 2 2 एम्पियर। एम्पियर सॉरी। इन्होंने जब बोला था कि करंट निकालो हर रेसिस्टर से, तो आपको पता चल गया कि 2 एम्पियर करंट आएगा दोनों रेसिस्टर्स के लिए। अभी पोटेंशियल ड्रॉप पूछ रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम कितना हो जाएगा, IR, यानी कि 2 into 2 4 वोल्ट। और अगर ये पोटेंशियल पूछ रहे हैं अक्रॉस 4 ओम तो कितना हो जाएगा, वो भी IR हो जाएगा, 8 वोल्ट है ना। अब देखो ये आपको पता भी चल रहा है कि बिल्कुल सही करा है आपने। क्यों, क्योंकि हमें पता था V बराबर V1 प्लस V2 आना चाहिए, तो 4 + 8 12 वोल्ट आ रहा है। सही है मैम। ये मेरे को V अक्रॉस वाला समझ नहीं आया मैम। ये देखो V का फॉर्मूला क्या होता है, V is equals to IR ना। यस मैम। तो 2 ओम के लिए रेसिस्टेंस का वैल्यू 2 हो गया और करंट तो 2 एम्पीयर ही रखा जाएगा, तो 2 into 2 मैम ये चेक करने के लिए या फिर क्या हमें क्वेश्चन में बोला था कि क्वेश्चन में बोला था ना, फाइंड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके मैम। ओके, ये तो हो गया सीरीज का बेसिक सा क्वेश्चन। ऐसे एक पैरेलल का बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आपको करंट और पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है और साथ ही साथ बताना है कि कितना करंट एक सेल से इस वाले सेल से निकला है, कि कितना करंट इस सेल से निकला है। ठीक है, ये भी आपको बताना है, फटाफट से बता दो। 18:30 हो रहे हैं, 33 तक बता दो। मैम 6 एम्पियर आएगा करंट। मैम एक सेकंड। यस मैम आ गया। मैम एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए। मैम लिख लिया। मैम एक में 2 एम्पियर, एक में 4 एम्पियर। मैं करा दूं अभी। मैम हो गया। ओके छाया, क्या आ रहा है, करंट आ रहा है 6 एम्पियर और वोल्ट आ रहा है 6 वाले के लिए 36 एम्पियर और 3 वाले के लिए 18 एम्पियर। चलो एक बार हम लोग देखते हैं। ये मेरे पास रेसिस्टेंस है, वो सर्किट है पूरा, और मुझसे बोला है कि करंट और पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है ईच रेसिस्टर के लिए। अब एक बात बताओ, मुझे साफ दिख रहा है ना कि वो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो बेटा उसकी तो सबसे बड़ी पहचान ही ये है कि वहां पर हाँ पोटेंशियल सेम आएगा। तो यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बोथ रेसिस्टर्स इज 12 वोल्ट। यस मैम। चलो एक चीज का तो आंसर मिल गया। अब एक बात बताओ, अगर आपको ये पता चल गया कि इधर भी 12 वोल्ट है ना, तो सब कुछ पता चल गया आपको। अब आपको करंट निकालना है तो क्या ही दिक्कत है, यहाँ पे अगर I1 करंट गया, इधर I2 गया, तो I1 का वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या हम निकाल सकते हैं ना। I1 के लिए हमें तो इक्विवेलेंट सर्किट भी नहीं बनाना, इधर I1 का वैल्यू कैसे आएगा, V by R1, यानी कि 12/6 ओम विच इज गोइंग टू बी 2 एम्पियर। अगर मुझे I2 निकालना है तो I2 के लिए फिर से V by R2 कर दूं, यानी कि 12/3 4 एम्पियर।
अब उसने मुझसे बोला कि नेट करंट कितना, मतलब सेल से आपने करंट कितना निकाला, तो एक बात बताओ, जितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ वही तो सेल से निकाला होगा, है ना। I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 तो रहा होगा, यानी कि 2 + 4 6 एम्पियर, 6 एम्पियर। राइट, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. चलो बढ़िया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट करने की मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ आपको। वैसे तो बड़ी बेसिक सी बात है, लेकिन ना आपने शायद ऑब्जर्व की हो ना की हो। मैम आपने बताई थी एक चीज। ओके, बताना कि यही वाली थी क्या दूसरा कुछ था। सपोज हमारे पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर R1 रेसिस्टेंस, यहाँ पे R2 रेसिस्टेंस, यहाँ से I करंट, इधर से I1 और इधर I2 गया। सिंपल बात है। एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि इधर मैंने एक सेल लगाया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V था, तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या, V इज इक्वल्स टू I1 R1, V इज इक्वल्स टू I2 R2, बोलो। यस मैम। ठीक है, लिख सकते हो। यानी कि I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2। यहां से I1 बाय I2 का वैल्यू R2 बाय R1 नहीं आ रहा, बोलो। यस मैम। अब इसी चीज को अब ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, I1 रेशियो I2 इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 रेशियो 1 बाय R2। मैम I1 I2 रेशियो में आ गया तो मैम R1 R2 देखो ये 1/2 R2 बाय R1 है ना, इसको ऐसे लिख दूं 1 बाय R1 अपॉन 1 बाय R2, बराबर बात नहीं है। अब इससे क्या समझ में आता है कि जो आपके रेसिस्टेंस का रेशियो है उसके रेसिप्रोकल आपके करंट डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यानी कि अगर मेरे पास सोचो 6 एम्पियर का करंट है और 3 ओम और 6 ओम है, तो 3 और 6 में कितना रेशियो है, 1:2 का। यानी कि ये I1 और I2 में जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:1। यस और नो? अगर ये 2:1 है तो एक बात बताओ, 2 और 1 को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, 3, 3 है ना। अब ये एक जो चीज बता रही हूँ ये एक और इम्पोर्टेंट सी चीज है, लाइक बेसिक है बट इम्पोर्टेंट। अच्छा, I क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा ना, तो एक्चुअल में तो 6 एम्पियर आना चाहिए, बट यहाँ पे रेशियो के अकॉर्डिंग 3 आ रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 3 यूनिट इज इक्वल टू 6 एम्पियर। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आया, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। अगर मैं आपसे बोलूं, ये सिर्फ कंपटीशन में यूज करना, बैठ के कभी मेन पेपर में लिखा हो बोर्ड में, I1 और I2 का अगर मैं वैल्यू बोलूं तो I1 के अक्रॉस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, जाएगा 2 यूनिट, यानी कि 2 × 2 4 एम्पियर। और I2 के अक्रॉस 1 यूनिट आ रहा है, यानी कि 1 × 2 2 एम्पियर। देखो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मैम तो हम आगे जाके किरचॉफ लॉ में भी यूज कर सकते हैं। नहीं, हाँ ये वाली चीज आप हर जगह यूज कर सकते हो, और ये वाली चीज जितना जल्दी अपनी कैलकुलेशन जो करी है ना इतनी फैला के दिमाग में करो। खुद सोचो, 3 ओम कम रेसिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है, ज्यादा करंट जाएगा। 6 ओम ज्यादा रेसिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है, कम करंट जाएगा। और देखो वो हो भी रहा है, I1 4 है और I2 2 एम्पियर है। अब ज्यादा कम में कितना जाएगा, कैसे जाएगा, तो वो आप हमेशा ध्यान रखना कि I1 रेशियो I2 इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 रेशियो 1 बाय R2। और जो ये मैंने यूनिटरी मेथड बताया है इसको भी याद रखना, रेशियो का जो सम है दैट इज गोइंग टू बी द टोटल ना। तो ये जो रेशियो है इसमें जो टोटल आया 3, ये पूरे करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि 3 यूनिट 6 एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 1 यूनिट 2 एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रही होगी ना। फिर बस अब आप उस यूनिट का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके, एक क्वेश्चन करके दिखाओ ये वाला। मैम इसमें करंट फाइंड आउट करना है। हाँ जी बेटा, I1 I2 I3 का वैल्यू फाइंड आउट।
साधना समझ में आया बेटा, या दोबारा से रिपीट करना है? एक बार बताओ साधना। देखो मैं ये कह रही थी मैम हो गया। ओके, कि आप ये वाली चीज समझो, ठीक है? ये वाली चीज में कोई दिक्कत है साधना? एक बार वाई या एन लिख के बताओ जल्दी से। ओके सुनैना, साधना देखो आप लोग यहाँ पे समझो। चलिए वाला क्वेश्चन मैं बताती हूँ। हमको इतना समझ में आ गया क्या कि I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इज इक्वल्स टू 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। क्या ये समझ में आता है? सुनैना को आता है? ओके साधना आता है? ठीक है डन। अब अगर इतनी चीज मुझे समझ में आती है तो एक बात बताओ, यहाँ पे मैं I1 रेशियो I2 रेशियो I3 क्या लिखूं? 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3। यस और नो? यस मैम। यस मैम। अब इसको हम किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो फ्रैक्शन रिमूव कर दे। तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। रेशियो में ये तो कर सकते हैं ना, सभी को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या 6 रेशियो 3 रेशियो 2 आ रहा है? यस मैम, ये आ रहा है। ओके, अब मैं जो आपको वो यूनिटरी मेथड बता रही थी वो सिर्फ ये बता रही थी आप इन सबको ऐड करो। कितना आ रहा है? यहाँ तो ऐसे सीक्वेंस बैठा है कि इन सबको ऐड करने पर 11 ही आ रहा है। अभी जो 11 यूनिट है, क्योंकि देखो रेशियो में क्या होता है, एक्चुअल थोड़ी आता है। अगर मैं आपको दो वैल्यू दे रही हूँ 4 और 2 और मैं बोलूँ इनका रेशियो क्या है, तो आप तो मुझे 2:1 बताओगे, बट एक्चुअल में वो वैल्यूज तो 4 और 2 है ना। तो जो रेशियो में आ रहा है उनको हम यूनिट्स बोल रहे हैं, 11 यूनिट्स। अब टोटल करंट कितना होगा? ये वाला होगा भाई, यही तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हाँ या ना? तो आप ये तो बोलोगे कि 11 यूनिट इज इक्वल्स टू 11 एम्पियर, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 1 एम्पियर आ रहा है। बस अब आप क्या करोगे, आपके पास ये जो 1 यूनिट का वैल्यू 1 एम्पियर आया है ना, आप उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो। तो इसका मतलब I1 का वैल्यू आ गया 6 × 1 यानी कि 6 एम्पियर। I2 का वैल्यू आ गया 3 × 1 यानी कि 3 एम्पियर। सिमिलरली I3 का वैल्यू आ गया 2 × 1 यानी कि 2 एम्पियर। अभी समझ में आया बच्चों? यस मैम। ओके, साधना वही आंसर सारे जो रेशियो में थे वो सिर्फ इस केस में है क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट 1 एम्पियर के बराबर आया। अगर 1 यूनिट 3 एम्पियर 4 एम्पियर के बराबर हो तो आपको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके साधना, आपको भी क्लियर हो गया? साधना बता दो एक बार बेटा। ओके डन, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं रखते हैं। आप लोगों से मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट भी है, सजेशन भी है कि जो कैपेसिटर वाला टॉपिक था जहाँ हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर करा था, उसको आप अगर देखकर आ जाओ नेक्स्ट क्लास के लिए तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है मैम? जिसमें आपने मेथड्स बताए थे कि कैसे कैलकुलेट हाँ, 4 मेथड बताए थे ना, पोटेंशियल मेथड, इनफाइनाइट नेटवर्क, हीट स्टोन ब्रिज और पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट वाला तो यहाँ पे यूज नहीं होगा, बट बाकी 3 यूज हो जाएंगे। ओके मैम। यस मैम। चलो मैम, ठीक है। जैसे मैम ये वाली ट्रिक पोटेंशियल में भी यूज हो सकती है या सिर्फ करंट में यूज होगी? लाइक पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में मैम मतलब पोटेंशियल दे रखा है, करंट नहीं दे रखा, जैसे इधर 11 एम्पियर दे रहा है। नहीं, ये करंट के लिए है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट का वो है ना साथ में रिलेशन, वैसे वाला। मैम जैसे पोटेंशियोमीटर जो है वो सीबीएसई से डिलीट हो गया, तो मैम आप तो करवाओगे ना? हाँ, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज सब करेंगे, गैल्वेनोमीटर भी करेंगे, ठीक है मैम? थोड़ा जल्दी क्लास ओवर कर दो, यहाँ पे तूफान आ रहा है। ओके मेरे यहाँ यस मैम मेरे यहाँ भी। यस मैम। फोन आ रहा है, सबके यहाँ फोन आ रहा है। अटेंडेंस आप लोगे? आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है मैम बारिश हो रही है। अच्छा ठीक है, कर रहे हो। यस, लाइट कभी भी जा सकती है। मैम आप अटेंडेंस लोगे? हाँ बेटा।